एक दोपहर को जब एक पत्नी अपने पति के लिए खाना लेकर आती है और जब वो अपने पति को खाना खिला रही होती है, अचानक से उन दोनों में बहुत बुरी तरह से बहस होने लगती है। और यह जो बहस है ये कहासुनी और झड़प में तब्दील हो जाती है। और फिर तो यहाँ पर एक ऐसा मामला घटित होता है जिसके बारे में शायद किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। यानी कि वह जो पति वहीं खेत पर मौजूद अपनी खेती करने वाले औजार को लेकर अपनी पत्नी पर टूट पड़ता है और फिर उसकी जान ले लेता है। और इतना ही नहीं, वह उसको वहीं खेत पर ऐसे दफन कर देता है, मिट्टी के अंदर गाड़ देता है और उसके ऊपर सब्जियां उगाया करता है। लेकिन जब उस आदमी ने इस पूरे काम को कर दिया और किसी को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं पता चली, और उधर जब उसके बच्चे अपने माँ को ढूंढते ढूंढते परेशान हो गए, तंग आ गए, तो वो लोग जब पुलिस का रुख करते हैं, पुलिस के पास जाते हैं, उनको सारी बात बताते हैं, तो पुलिस जब इस पूरे मामले में ठीक ढंग से संज्ञान लेती है तो यहाँ पर उस ज़मीन से मिलता है वही सबूत जिस पर उस आदमी को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो पुलिस है, पुलिस उस आदमी को गिरफ्तार नहीं कर पाती और करीब 9 महीने तक वो जो व्यक्ति है पुलिस की आंखों से ओझल होता है। आखिर वह आदमी कहाँ पर गया उसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है। दोस्तों, आखिर क्या था पूरा मामला, एक एक बात मैं आपको बताने वाला हूँ, इसलिए इस कहानी को अंत तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल किस्से क्राइम के। और दोस्तों, अब से वही प्यार भरी गुजारिश, आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन की बेल को दबाना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, आज का बेहद ही हैरान करने वाला मामला सामने आया है रीवा मध्य प्रदेश से। दोस्तों, रीवा रियासत के अंतर्गत आने वाले इस गांव में यह जो देवमुनि मांझी नाम का व्यक्ति रहा करता है, इनके साथ इनकी पत्नी रामवती मांझी और इनका बेटा अभिलाष और इनकी एक बेटी रहा करते हैं। छोटा परिवार। ये जो लड़का और लड़की हैं ये तो गांव में ही अपने मकान में रहा करते हैं, लेकिन ये देवमुनि मांझी और इसकी पत्नी रामवती खेतों पर ही जो झोंपड़ी इन्होंने डाल रखी है उसमें रहा करते हैं। और तो और ये जो महिला है ये दिन में खाना बनाने जाती है और शाम को खाना बनाने जाती है अपने घर पे, अपने बच्चों के लिए। वहाँ पर खाना बनाने के बाद वो खाने को पैक करके अपने पति के लिए खेतों पर ज़रूर लाती है और उनको भोजन कराती है। दोस्तों, ये तारीख होती है 11 अक्टूबर 2024 को, जब ये महिला दोपहर के समय खाना बनाकर अपने पति देवमुनि के लिए लेकर आती है खेतों पर, और यहाँ उसके साथ उसकी बेटी भी होती है। अब तो यह जब अपने पति को खाना परोसती है और उनको खाना खिला रही होती है, अचानक से इन दोनों के बीच में कुछ ऐसी कहासुनी सी होने लगती है कि इनकी जो झड़प है वो इस प्रकार से बढ़ती है कि ये दोनों एक दूसरे से बहुत बहुत ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर देते हैं। अब तो इनकी जो बातें वो बहुत तेज़ गति में आगे बढ़ रही हैं और इनकी जो कहासुनी है वो अब झड़प में तब्दील हो जाती है। और दोस्तों, जिस प्रकार से उन दोनों के बीच में झड़प हो रही है, वो पत्नी रामवती अपने पति को अनाप शनाप कहना शुरू कर देती है। देवमुनि कुछ समय तक तो चुप रहता है, लेकिन वह जब यहाँ पर उन बातों को सहन नहीं कर पाता है तो वहीं पड़ोस में रखा हुआ जो कृषि का औजार है जिसको फावड़ा बोलते हैं उसको उठाता है और अपनी पत्नी के सर में दे मारता है। और जैसे एक बार उस पत्नी को लगता है वह वहीं पर घस खाकर नीचे गिर जाती है और कुछ ही समय में अपने प्राण त्याग देती है। दोस्तों, यहाँ पर कहानी ये हुई कि उस आदमी देवमुनि ने अपनी पत्नी की जान ले ली। अब वह अपनी पत्नी की बॉडी को कहाँ पर ठिकाना लगाए, वह अब उसी फावड़े की मदद से अपने खेत में गहरा सा गड्ढा खोदता है और फिर वहाँ पर अपनी पत्नी को ठिकाने लगा देता है और फिर उसके ऊपर मिट्टी वगैरह डालकर वहाँ पर कुछ बीज वगैरह ऐसे डालता है जिनसे बहुत जल्दी वहाँ पर सब्जी वगैरह उगाए। यानी कि वह बिल्कुल भी मालूम नहीं चलने देता है कि उसकी पत्नी कहाँ पर दफन है या पर कहीं चली गई है। दोस्तों, शाम के समय अब तो जब वह महिला अपने तय समय पर अपने घर नहीं पहुंचती है तो उसको ढूंढते ढूंढते उसका जो बेटा है 17 साल का अभिलाष, वो पहुंचता है अपने पिता के पास और पूछ रहा होता है कि माँ कहाँ गई है। अब तो उसका पिता कहता है कि उसको क्या पता कहाँ गई है, अपनी बहन को पूछ ले। अब वह लड़का अपनी बहन के पास जाता है, उससे जब पूछता है कि माँ कहाँ पर है तो वो जो बहन है वो बताती है कि वो उसकी माँ गई है प्रयागराज और वह कई दिन बाद लौटेगी, उसको बहुत ज़रूरी काम था।
अब इस बात को सुनकर वह जो लड़का अभिलाष है घर तो वापस लौट जाता है, लेकिन वह चुपचाप अपने घर में अपनी माँ का, अपने पिता का इंतजार कर रहा होता है। लेकिन ना तो उसका पिता वहाँ पर पहुँचता है, ना ही उसकी बहन वहाँ पर पहुँचती है। वो अकेला लड़का बड़ा ही दुखी, परेशान अवस्था में वहीं पर रह रहा होता है। उसको उस घर में रहते रहते करीब 3 दिन गुजर जाते हैं, लेकिन तब भी उसकी जो माँ है, ना बाप है ना बहन है, ये घर नहीं लौटते हैं। तो वो लड़का बहुत ज़्यादा परेशान होता है और अपने ताऊ के घर पर जाता है। उनको बताता है कि वो लोग खेत से लौट कर नहीं आए। अब तो उसका ताऊ और अभिलाष दोनों खेतों पर जाते हैं, तो वहाँ उस लड़के अभिलाष को ना तो अपना पिता मिलता है, ना ही अपनी बहन मिलती है। वो कहाँ पर गए उनके बारे में कोई जानकारी नहीं है। फ़ोन वगैरह सब स्विच ऑफ है, कोई खबर नहीं। अब यहाँ पर ये जो मामला है, उस अभिलाष के ताऊ के साथ वो लोग पुलिस थाने पहुँचते हैं। अब तो वहाँ पर जब पूरे मामले की जो जानकारी दी जाती है, तहरीर दर्ज कराई जाती है और पुलिस जब इस पूरे मामले में संज्ञान लेती है, तो पुलिस की एक टीम वहीं उन खेतों पर जाकर पहुँचती है। अब वहाँ पर जब पता किया जाता है कि भाई कहाँ पर गए, तो कोई किसी के पास कोई जानकारी नहीं। अब यहाँ पुलिस पूरे जगह का मौका मुआयना करती है। अब तो यहाँ पर जो टीम है पुलिस की, वो भी और पहुँच जाती है। एफएसएल की टीम, फॉरेंसिक टीम, सब लोग वहाँ पर गए। डॉग स्क्वाड भी आते हैं। अब यहाँ जो कुत्ता है, जो डॉग स्क्वाड है, वो वहाँ पर कुछ गंद को सूंघते हैं और उस गंद को सूंघते सूंघते वो जाकर खेत में उस जगह को कुरेदने लगते हैं। अब पुलिस को जैसे कि वहाँ मालूम चल गया सबूत यहाँ पर है। अब जब उस जगह की खुदाई की जाती है, तो वहाँ पर कुछ कपड़े वगैरह मिलते हैं। उनको जब और अंदर तक निकाला जाता है, तो वहाँ पर उस महिला रामवती की बॉडी बरामद होती है। और दोस्तों, ये जो सिलसिला है, ये 5 दिसंबर का सिलसिला है। तब तक उस महिला की जो बॉडी है काफ़ी हद तक गल चुकी थी और यहाँ चेहरे से पहचान में नहीं आता है कि ये रामवती है। लेकिन उसने जो ऑर्नामेंट्स अपने हाथों में, जो कड़े वगैरह, चूड़ियाँ वगैरह पहनी हुई थी, वो सब कुछ मौजूद था। अब वह जो लड़का अभिलाष है, वह इस बात की शिनाख्त कर लेता है कि यह उसकी अपनी माँ रामवती है। अब यहाँ पर यह शिनाख्त तो हो गई। अब पुलिस यहाँ उस महिला की गिरफ्तारी, मतलब कि हत्या के मामले में मामला दर्ज कर लेती है और उसकी जो बहन है और उसके पिता देव मुनि को ढूंढने की पूछ रही होती है। तो वह लड़का साफ मना करता है कि उसको खुद ही जानकारी नहीं है। वो तो बड़ा परेशान, हैरान, दुखी कि वो क्या करे। अब इन बातों को पुलिस सोचती है, समझती है, लेकिन पुलिस के पास ऐसा कोई सबूत नहीं कि भाई देव मुनि कहाँ गया, उसकी बेटी कहाँ पर गई, कोई जानकारी नहीं होती है। और दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ सन 2024 की, यानी कि पिछले साल, और अभी तक पुलिस के पास कोई जानकारी नहीं होती है। लेकिन 11 जुलाई को पुलिस के पास एक ऐसी सूचना मिलती है कि आप जिस आदमी को ढूंढ रहे हो, वह आदमी तो प्रयागराज के एक गाँव में मौजूद है। ये जो खबर आई थी, ये पुलिस के मुखबिर से आई थी। अब तो पुलिस तुरंत संज्ञान लेती है। मध्य प्रदेश पुलिस सीधी पहुंचती है उत्तर प्रदेश पुलिस के पास, उनको पूरी बात बताई जाती है। तो दोस्तों, यहाँ पर जो प्रयागराज के अंतर्गत आने वाली जो जगह है, जिसका नाम खुरपुर है, वहाँ जाने के बाद उस जो गाँव है, वहाँ से इस लड़के, इस व्यक्ति देव मुनि को गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब तो जब इस देव मुनि को पुलिस थाने लाया जाता है और उससे जब पूछताछ की जाती है, तो ये जो देव मुनि है, यह अपनी पत्नी की हत्या किए जाने की बात को स्वीकार कर लेता है और वो मानता है कि उसने ही पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया है। यानी कि यहाँ तक की कहानी क्लियर। लेकिन जब पुलिस उससे उसकी बेटी के बारे में पूछती है, तो वह बताता है कि उसकी बेटी अब उसके साथ नहीं रहती। दरअसल वह अपनी बेटी की शादी करा चुका और उसकी बेटी अपने परिवार में अपना घर बसाकर बड़े तसल्ली से रह रही है और उसका इस पूरे मामले में कोई भी हाथ नहीं है। वह लड़की बहुत ज़्यादा घबरा गई थी। वह अपने पिता के पैरों में पड़कर उससे कहने लगी थी कि गांव में रहना उसके लिए बड़ा ही दूभर है। अब तुम कहाँ जा रहे हो उसको तो मालूम नहीं, लेकिन उसको ज़रूर कहीं ना कहीं सुरक्षित हाथों में सौंप देना। अब देव मुनि है जो सारी बातों को बता रहा, वो कह रहा है कि साहब, मैंने उस लड़की के लिए बहुत सारी ऐसी जगह ढूंढी जहाँ पर वह लड़की सुरक्षित रह सकती थी और मैं तब से ही इस पूरे प्लानिंग में घूम रहा था। वह नेपाल भी जाता है और नेपाल जाने के बाद वह कुछ समय वहाँ पर बिता कर आता है। फिर नेपाल से इंडिया आ जाता है और इंडिया आने के बाद वह अपनी बेटी के लिए सुंदर सा वर ढूंढ रहा होता है
और दोस्तों अब उसको जानकारी मिलती है कि एक साधु की, जो कि उसकी पत्नी की मौसी की लड़की का पति होता है, वो लोग रहने वाले प्रयागराज के हैं। वहाँ पर जब ये देवमुनि जाता है, वह सारी बात बताता है, तो यहाँ उसको जानकारी मिल गई कि भाई उनके नज़र में एक लड़का है, उनकी बरादरी का है। अब तो ये जो आदमी देवमुनि अपनी बेटी की शादी उस परिवार में उस बेटे के साथ तय कर देते हैं और उसकी शादी भी करा देते हैं। अब तो जब पुलिस ने उस देवमुनि को गिरफ्तार कर लिया और उससे जब उसके द्वारा किए गए जुर्म के बारे में पूछा कि आखिर कारण क्या था भाई, किस वजह से तू इतनी सारी बातें कर रहा था और क्यों तूने अपनी पत्नी की जान ले ली, तो यहाँ पर देवमुनि बताता है कि वह अपनी पत्नी पर पूरा भरोसा करता था। उसकी पत्नी बिल्कुल नेक इंसान थी, वह ना तो किसी की बातों में आती, ना ही किसी के साथ कोई गलत व्यवहार करती, यानी कि ऐसी कोई बात थी ही नहीं। लेकिन उस दिन उसने कुछ ऐसी बहस छेड़ रखी थी पैसों को लेकर, और उन पैसों की बातों में जब वह आदमी खुद भी कर्जदार हो गया था, तो उस कर्ज को पटाने के लिए भाई उसकी जिम्मेदारी है। लेकिन वह जो आदमी है वह अपनी पत्नी से कहता है कि कोई बात नहीं, जो बात है ठीक है, लेकिन अब तुम शांत हो जाओ और मैं ये काम ज़रूर कर दूंगा, अब की बार फसल अच्छी हो रही है। लेकिन वह जो रामवती है वो चुप नहीं लगाती और वह लगातार अपने पति पर आरोप लगाती चली जाती है और उससे कहती है कि तेरे बस की कुछ भी नहीं है, तू इसी प्रकार से काम करता रहेगा तो हमको एक ना एक दिन कर्ज की स्थिति भुगतनी ही पड़ेगी और हमारे बच्चे कर्ज में डूबकर मर जाएंगे। अब तो इन बातों को सुनकर वह जो व्यक्ति है देवमुनि बहुत ही बुरी तरह से बौखलाता है और वह अब अपनी पत्नी को बार बार चुप रहने के लिए बोलता है। जब वो चुप नहीं होती है तो वहीं पड़ोस में रखे हुए फावड़ा है जो होता है, उसमें लकड़ी का जो टोड़ा है उसको उठाकर अपनी पत्नी के सर में दे मारता है। और जैसे वो टोड़ा उन रामवती के सर में लगा, रामवती वहीं पर खिल गई। जैसे ही उसको चोट लगी वो वहीं लंबी हो गई। भाई चोट तो गंभीर थी ही, अब उस चोट के कारण रामवती की वहीं मौके पर मौत हो जाती है। अब वह उसकी बॉडी को लेकर कहाँ जाए? अब इस पूरी प्रकरण को उसकी बेटी देख रही होती है, लेकिन वो बेटी का क्या करता भाई, उसने अपनी बेटी से कह दिया कि वो तो इसको ज़मीन में गाड़ने के बाद यहाँ से भाग जाएगा, वो दोबारा कभी भी लौट कर नहीं आएगा। उधर वो बेटी अपने पिता से कहने लगती है फिर जब तुम आओगे नहीं तो वो अपने घर जाकर क्या कर लेगी? समाज का माहौल बहुत ख़राब है भाई, उसके साथ क्या होगा किसी को कोई वो नहीं है, इसीलिए उस लड़की को भी अपने साथ ले चलो। और इसीलिए वो देवमुनि भी अपनी बेटी को अपने साथ लेकर आता है और फिर उसके लिए उचित वर देकर उसकी शादी भी करा देता है। लेकिन मैं यहाँ पर पुलिस को साफ साफ कहता है कि उसने अपने पत्नी की हत्या की है और वह पूरे जुर्म को स्वीकार करता है, लेकिन उसकी बेटी की उस मामले में कोई भी संलिप्तता नहीं है और उनकी गुजारिश है कि उस बेटी को परेशान ना किया जाए बिल्कुल भी। अब तो जो पुलिस है उस आदमी को अपनी पत्नी की हत्या करने के जुर्म में गिरफ्तार भी करती है और रिमांड पर उसको 5 दिनों के लिए जज साहब से रिमांड मांगा है, उससे और भी पूछताछ की जा रही है और आगे उसको जेल ही होगी। दोस्तों कुछ समय की जो समझदारी और बेवकूफ़ी है वो किसी इंसान की ज़िंदगी के लिए कितनी खतरनाक बनकर उसके सामने आ जाती है, कितनी खतरनाक बनकर उसके सामने आ जाती है। वो लोग ज़िंदगी भर के लिए सिर्फ और सिर्फ पछतावा करते हैं, इसके अलावा उनके पास ना तो कोई ऐसी बात होती है जिससे वो अपनी ज़िंदगी ढंग से बिता पाएँ या फिर अपने जीवन को सार्थक बना पाएँ। वो लोग इसी गुस्से में इसी प्रकार से ऐसे ही जलते रहेंगे और उनके साथ ऐसी घटनाएं बस यूं ही होती रहेंगी। दोस्तों अक्सर यही कहा जाता है कि भैया अपने विवेक का इस्तेमाल करो, अपने लिए शांति भी रखो। यह मैं हर एक महिला हर एक पुरुष के साथ कहना चाहता हूँ, क्योंकि लोग इस कलिकाल में अपनी बुद्धि और विवेक दोनों को इस प्रकार से भूलते हुए जा रहे हैं कि वो लोग सोचते हैं कि शायद वो सब कुछ खुद कर लेंगे, लेकिन मैं आपको बता दूँ कि इंसान कुछ भी नहीं कर सकता। यहाँ इस दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है सब कुछ भगवान की कृपा से ही हो रहा है और वही हजारों जो चेहरे लगाकर यहाँ पर सारे खेल खेल रहे हैं। और दोस्तों ये जो दुनिया है ना इसको बोलते हैं दुखालय। दोस्तों इस दुखालय में ना जाने कितने ही लोग और मेरे ख्याल से सभी लोग दुख में मशगूल पड़े हैं। कोई कैसे परेशान है, कोई कैसे दुखी है, किसी के पास सुख और आनंद नहीं है। और यदि आपको आनंद की अनुभूति चाहिए तो फिर आपको भी अध्यात्म के रास्ते में आना चाहिए, भगवान का नाम लेना चाहिए और अपने लिए कोई उचित गुरुदेव की व्यवस्था कर लेनी चाहिए। दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही, अब दीजिए मुझे इजाज़त, मिलता हूँ कल, लाता हूँ एक कोरोना का मामला।
तब तक के लिए आप बढ़िया रहें, बेहतर रहें, अपना और अपने परिवार का बखूबी ख्याल रखते रहें। जय हिंद, जय भारत।